वंदे मातरम। युवा साथियों, विशेषकर ऐसे युवा साथी जो रोजगार की तलाश में और विशेषकर पुलिस सेवा में जाना चाहते हैं, उनके लिए कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर की तरफ से एक महत्वपूर्ण विज्ञप्ति जारी हुई है। दिनांक 3 अगस्त 2023 यानी आज ही ये विज्ञप्ति जारी हुई है, और जिसमें लिखा हुआ है कि राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 यथा संशोधित के भाग 3 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत राजस्थान पुलिस के विभिन्न जिला या यूनिट में कांस्टेबल के जो भी पद है, जिसमें कांस्टेबल सामान्य, चालक, बैंड, घुड़सवार, श्वान दल, पुलिस दूरसंचार के 3578 यानी 3578 जो रिक्त पद है, उन पे भर्ती के लिए समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी लेवल 2022 में निम्नानुसार न्यूनतम प्राप्तांक आफ्टर नॉर्मलाइजेशन वाले अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि इस भर्ती में वही युवा भाग ले पाएंगे जो कॉमन जो टेस्ट हुआ था, समान पात्रता परीक्षा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट था जो सीनियर सेकेंडरी लेवल का था, उसमें न्यूनतम जो प्राप्तांक थे, मिनिमम मार्क्स है, वो अगर प्राप्त किए हुए हैं तो वो आवेदन कर सकते हैं। अब इसके लिए कुछ जो कितने % होने चाहिए या कितने अंक होने चाहिए, तो सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो भी कैंडिडेट है, उनको समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी लेवल 2022 में न्यूनतम 120 अंक या 40% प्राप्त अगर अंक प्राप्त हुए हैं तो वो फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 108 यानी 36% अनिवार्य है। उसी तरह से सब प्लान ट्राइबल सब प्लान एरिया TSP क्षेत्र है, उसके लिए 90 अंक यानी 30% अगर मार्क्स समान पात्रता परीक्षा यानी जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट था उसमें अगर प्राप्त है तो वो फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए ऑनलाइन जो भी ई मित्र वगैरह है, कियोस्क वगैरह, जन सुविधा केंद्र वगैरह, किसी भी से ऑनलाइन माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हैं। और उसके लिए जैसे 7/8/2023 से यानी अभी जैसे आज 3 तारीख हुई है तो 7 तारीख से फॉर्म शुरू हो जाएंगे और 27/8 तक फॉर्म भरे जा सकेंगे, यानी 20 दिन का समय है आपके पास में। तो और आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय सीमा में आपको आवेदन करना है, और अंतिम तिथि के पश्चात आवेदन में अगर कोई त्रुटि रह जाती है तो आपको 28/8 से लेकर के 30/8 तक यानी 3 दिन का जो समय है वो त्रुटि सुधार यानी संशोधन के लिए दिया जाएगा, जिसके लिए निर्धारित जो शुल्क है वो 300 रुपये होगा। तो 300 रुपये जमा करा के आप अपनी जो भी कुछ अगर श्रेणी वगैरह में कुछ करेक्शन करवाना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। लेकिन कोशिश ये करें कि आप फॉर्म है वो त्रुटि रहती भरें, कोई गलती हो ही नहीं, ताकि आपको 300 रुपये और देने की आवश्यकता नहीं पड़े। और ऑनलाइन आवेदन में उसके बाद में किसी तरह का कोई भी संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो कोशिश करें कि आप जो भी फॉर्म भरें वो सही भरें। इसके बाद में जो फॉर्म भरने का प्रोसेस है वो रिक्रूटमेंट पोर्टल है, SSO ID में आपको जाना है। अगर SSO ID नहीं बने तो सबसे पहले आपको SSO ID बनानी है। उसके बाद में रिक्रूटमेंट स्टेप 2 में गवर्नमेंट टू सिटीजन ऐप से G2C यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन ऐप से उसमें आपको जाना है, और वहाँ आपको सबसे पहले OTR करना है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। और 1 टाइम रजिस्ट्रेशन में मैं हर बार कहता हूँ कि आपको जो भी डिटेल्स है वो आपकी 10वीं 12वीं के जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह है उससे मिलान करके ही रजिस्ट्रेशन करना है, ताकि आपका कोई भी डाटा मिसमैच नहीं हो, स्पेलिंग वगैरह की कोई गलती नहीं हो। आधार जन आधार में अगर आपके कोई गड़बड़ है तो आप सबसे पहले उसको सही करें, उसके बाद ही OTR यानी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करें, ताकि आपको बाद में कोई समस्या नहीं यानी सामना नहीं करना पड़े। और जो भी आप OTR वगैरह करें उसकी जो भी फॉर्म वगैरह है वो प्रिंट अपने पास सुरक्षित रख लें, PDF के रूप में भी रख सकते हैं और हार्ड कॉपी के रूप में रख सकते हैं। और एक बार अगर आप OTR करवा लेते हैं, पंजीयन शुल्क है वो जमा करा देते हैं, तो आपको दोबारा कहीं शुल्क जमा कराने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये तो हो गया OTR से संबंधित। OTR करने के बाद में जब फॉर्म ऑनलाइन बनेगा तो उसके बाद में एप्लीकेशन ID है वो जनरेट होगी, और एप्लीकेशन ID जनरेट का मतलब ही आपका फॉर्म है वो सबमिट हुआ है। अगर एप्लीकेशन ID आपको प्राप्त नहीं होती तो उसका मतलब है फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है। इसके अलावा अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा, और किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन आवेदन है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। और इसके लिए जो भी हेल्पलाइन वगैरह वगैरह वो भी दिए हुए हैं। और आवेदन भरने और परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु 50 रुपये ई मित्र को सेवा शुल्क के रूप में दिया जाएगा, जिसकी रसीद वो आपको दी जाएगी। तो ये तो हो गया फॉर्म भरने का जो प्रोसेस। उसके बाद में 2-3 दिन आपको फॉर्म में करेक्शन का भी ऑप्शन मिलेगा। और ऑनलाइन जो भी आप फॉर्म भरें वो आप प्रिंट उसका अवश्य रखें, क्योंकि शारीरिक दक्षता जो परीक्षा होगी उसमें फॉर्म है वो आपको लाना जरूरी होगा। उसके बाद में जितने भी आवेदकों वर्गवार विज्ञप्ति पदों के अनुसार ही आवेदन करने की सलाह दी जाती है। तो ये जो भी पंजीयन शुल्क क्या रहेगा, तो जैसे OTR आप करेंगे सबसे पहले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो सामान्य और क्रीमी लेयर के जो भी कैंडिडेट है या क्रीमी लेयर के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और राजस्थान से बाहर के जो भी आवेदक उनको 600 रुपये, और राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर के यानी OBC के या अति पिछड़ा वर्ग के, आर्थिक रूप से कमजोर EWS के
इसके अलावा अनुसूचित जाति जनजाति टीएसपी और शहरिया के जो भी कैंडिडेट है उनको 400 रुपये है वो OTR के रूप में जमा कराने पड़ेंगे। उसके बाद में आपको दोबारा कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अब जो भी जैसे शारीरिक दक्षता और मापतोल आप पहले से तय कर लें कि ये जो भी है वो आपके पास में होना चाहिए या उसकी जो भी अर्हता है वो आप पूर्ण करते हो। जैसे समान पात्रता परीक्षा में सबसे पहले तो आपको जो भी आपकी आवेदकों में से जिला या यूनिट में पदवार या महिला पुरुष की जो भी विज्ञप्ति है उसके अनुसार मेरिट क्रम में 15 गुना अभ्यर्थियों की शारीरिक दौड़ होगी। मापतोल परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। डाक से कोई भी प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। और उसके बाद में शारीरिक दक्षता और परीक्षा हेतु ई प्रवेश पत्र उपलब्ध होने की सूचना समाचार पत्रों या वेबसाइट पर प्रत्यक्ष प्रकाशित की जाएगी। यानी सारा प्रोसेस है वो ऑनलाइन होगा। और इसलिए जब भी आप OTR वगैरह करें उसमें आपके जो भी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है वो आपके खुद के दें और चालू हालत में जो भी वर्किंग कंडीशन में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हो वो दें ताकि आपको समय समय पर सूचना मिल जाए। अब जो भर्ती हेतु रिक्त पद है उसमें अलग अलग जो कैटेगरी वाइज है, जिसमें जैसे उत्कृष्ट खिलाड़ियों के 56 पद रिक्त है। इसके अलावा अलग अलग जो भी कैटेगरी वगैरह होंगे उनके पद है वो आगे दिए जाएंगे। महिलाओं के लिए जो भी रिक्त हैं उसमें 30% जो आरक्षण है वो हॉरिजॉन्टल आरक्षण है तो कैटेगरी वाइज महिलाओं के लिए। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी आरक्षण है जो भी नियमानुसार राज्य सरकार का है। इसके अलावा TSP नॉन TSP वगैरह जो भी या अन्य खिलाड़ी वगैरह है उनके लिए नियमानुसार जो भी आरक्षण है। इसके लिए जो भी वेतन है तो नियुक्ति के उपरांत 2 वर्ष के लिए तो प्रोबेशनल पीरियड होगा, यानी परिवीक्षा दिन परीक्षा है उनको 14,600 रुपये फिक्स मानदेय में दिया जाएगा। और उसके बाद में 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार कांस्टेबल पद की जो नियमित वेतन श्रृंखला है L5 है उसके अनुसार वेतन और अन्य भत्ते दिए जाएंगे। और भर्ती के लिए जो भी कैंडिडेट है वो भारत का नागरिक, भूटान का या नेपाल का नागरिक होना चाहिए, हिंदी लिपि देवनागरी लिपि का ज्ञान होना चाहिए। और इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है जिला पुलिस या इंटेलिजेंस के लिए मान्यता प्राप्त स्कूल या शिक्षा बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। और दूर संचार में अगर है तो उसके लिए 12वीं जो है उसमें भौतिक विज्ञान और गणित कंप्यूटर के साथ में विज्ञान विषय में सीनियर सेकेंडरी या 12वीं कक्षा समकक्ष उत्तीर्ण होनी चाहिए। और कांस्टेबल ड्राइवर की जो भी पात्रता है उसमें विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से 1 वर्ष पूर्व का बना हुआ वैध ड्राइविंग लाइसेंस लाइट मोटर व्हीकल या HMV या हैवी मोटर व्हीकल है वो होना ज़रूरी है। अगर कांस्टेबल के लिए फॉर्म भरें तो ड्राइविंग लाइसेंस आपकी ज़रूरी है। ड्राइवर पद के लिए आयु सीमा है वो 1 जनवरी 2024 को गणना की जाएगी। सामान्य जो भी कैंडिडेट है उसकी आयु है वो 1/1/2006 से पूर्व का उसका जन्म नहीं होना चाहिए, यानी उसके तिथि के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए, यानी 1/1/2006 से पूर्व का होना चाहिए। और उसके बाद में निम्न तिथि के जन्म का पूर्व का नहीं हो, यानी ये तो न्यूनतम आयु है, अधिकतम है 2/1/2000 यानी 2000 के बाद का नहीं होना चाहिए। इसी तरह से महिलाओं में है 2/1/1995 है। तो जो भी है कैंडिडेट EWS वगैरह उनमें जो भी छूट है वो 5 साल की जैसे इसमें छूट दी हुई है तो वो नियमानुसार जो भी छूट होगी। कांस्टेबल आवेदक के लिए भी सामान्य के लिए जो न्यूनतम आयु तिथि है 1/1/2006 से लेकर के उससे बाद की नहीं और 2/1/1997 से पहले की नहीं होनी चाहिए। इस तरह से शारीरिक मापदंड में है न्यूनतम ऊंचाई है वो पुरुषों की 168 सेंटीमीटर, महिलाओं की 152 सेंटीमीटर। सीना है वो पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाने पर 86 सेंटीमीटर, यानी सीने का फुलाव कम से कम 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और वजन है वो महिलाओं के लिए लागू नहीं है, मतलब पुरुषों के लिए लागू नहीं है, महिलाओं के लिए 47.5 kg वजन ये होना चाहिए। और इसके अलावा जो भी पहाड़ी आदिवासी क्षेत्र के जो भी है उनको नियमानुसार छूट है वो दी जाएगी। और इसके अलावा जो भी चश्मा वगैरह है या आँख है 6/6 बेहतर आँखें या 6/9 वगैरह जो भी है ये नियम है आप एक बार देख लें। घुटने के आसपास टकराने से नसें फूली हुई होना या अन्य भैंगापन वगैरह, रोतंदी वगैरह, ये कोई भी बीमारी उसमें नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा जैसे जो राज्य सरकार द्वारा अयोग्यताएँ हैं जिसमें 1 से अधिक जीवित पत्नी या पति हो तो वो पात्र नहीं होगा, या 2 से ज़्यादा बच्चे 1/6/2002 के बाद में, तो ये सारी शर्तें हैं जो सामान्य शर्तें हैं सभी नियमों में लागू होती है। अब इसके लिए चयन प्रक्रिया जो होगी उसके लिए एक तो शारीरिक दक्षता होगी, मापतौल परीक्षा होगी, कंप्यूटर आधारित परीक्षा भी होगी और दक्षता परीक्षा होगी। अलग अलग के लिए अलग अलग है इसमें क्राइटेरिया है। जैसे कांस्टेबल सामान्य और इंटेलिजेंस दूर संचार के लिए ये क्वालिफाइंग परीक्षा होगी शारीरिक। उसी तरह से घुड़सवार कांस्टेबल के लिए भी ये क्वालिफाइंग होगी और कांस्टेबल बैंड के लिए क्वालिफाइंग होगी। कंप्यूटर आधारित परीक्षा है वो 150 नंबर की होगी कांस्टेबल वगैरह के लिए, कांस्टेबल चालक घुड़सवार के लिए 150 और कांस्टेबल बैंड के लिए ये लागू नहीं होगी। इस तरह से दक्षता परीक्षा है वो कांस्टेबल को लागू नहीं होगी, घुड़सवार वगैरह के लिए
नंबर होंगे और इसमें भी 30 होंगे। इस तरीके से जो भी अंक होंगे, कुल अंक जैसे कांस्टेबल वगैरह के लिए 170, कांस्टेबल चालक घुड़सवार वगैरह के लिए 180 और कांस्टेबल बैंड के लिए 30 अंक होंगे। और कांस्टेबल बैंड के आवेदकों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। इसके अलावा जो भी शारीरिक फिजिकल जो भी होगा उसमें जैसे कांस्टेबल वगैरह इनको है 5 किलोमीटर की दौड़ है, वो जैसे पुरुषों को 25 मिनट, महिलाओं को 35 मिनट, भूतपूर्व सैनिकों को 30 मिनट में पार करनी पड़ेगी और ट्राइबल सब प्लान वगैरह उनको 30 मिनट में पार करनी पड़ेगी। और गर्भवती महिला वगैरह है तो उनको शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल नहीं होने की सलाह दी जाती है। और इसके उपरांत भी अगर कोई शामिल होती है तो वो फिर अपने जोखिम व्यक्त कर सकती है और मेडिकल बोर्ड से उनको सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। इसके अलावा शारीरिक परीक्षा, कंप्यूटर परीक्षा वगैरह, ये पेपर कैसा होगा, जैसे CBT होगी, कंप्यूटर परीक्षा होगी, उसमें सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर, तार्किक योग्यता वगैरह का 60 प्रश्न होंगे। इस तरह से सामान्य ज्ञान, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, समसामयिक विषय वगैरह उनसे संबंधित 45 प्रश्न और राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल से संबंधित 45, कुल 150 प्रश्न होंगे और 150 अंक होंगे, यानी 1 अंक का 1 प्रश्न होगा। तो ये पूरा था। इसके अलावा पूरी डिटेल मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा। तो वहाँ से इसके अलावा अगर C सर्टिफिकेट है तो उसके लिए 10 अंक एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको। B सर्टिफिकेट है NCC का तो उसके लिए 8% और A सर्टिफिकेट है तो 6 अंक है वो मिलेंगे। इस तरह से होमगार्ड में अगर किसी ने 3 साल तक सेवा की तो उसको 10 अंक मिलेंगे। 2 साल तक की निरंतर सेवा है तो 8 अंक और 1 साल की सेवा है तो 6 अंक मिलेंगे। इस तरह से अलग अलग जो MA MSc क्रिमिनोलॉजी, साइबर क्राइम वगैरह उसमें है तो 10 अंक मिलेंगे। सिक्योरिटी मैनेजमेंट, सोशल साइंस वगैरह इसमें अगर कोई उपाधि है तो 6 और 8 जो भी है ये अंक मिलेंगे। और दस्तावेज सत्यापन का काम है वो कंप्यूटर परीक्षा होने के बाद में जो भी होगा वो होगा। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट आपको जो भी साथ में लगाने पड़ेंगे। शैक्षणिक योग्यता है, आयु प्रमाण पत्र है, जाति का संबंधित प्रमाण पत्र, या राजकीय कर्मचारी है तो अनापत्ति प्रमाण पत्र वगैरह, या जो भी आपकी कैटेगरी लागू होती हो उसके संबंध में, विवाह के संबंध में विवाह प्रमाण पत्र, या विधवा के मामले में पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, या अन्य जो भी डॉक्यूमेंट्स है। इसके अलावा स्वास्थ्य परीक्षण है वो मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जाएगा। और भी महत्वपूर्ण निर्देश है। तो ये काफ़ी लंबी PDF है, 25 पेज की PDF है, तो आप इसको आराम से देख सकते हैं। ये पूरी जो वैकेंसी है जिसमें पद जो संख्या दी हुई है, जैसे कांस्टेबल GD, कांस्टेबल ड्राइवर, कांस्टेबल माउंटेड, ये सामान्य वर्ग के कितने पद है, महिलाओं के कितने, अनुसूचित जाति जनजाति के कितने, इसी तरह से अलग अलग कैटेगरी वाइज इसमें पद दिए हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज पद दिए हुए हैं, जैसे अलवर में कितने हैं, 12 में कितने, इसमें कितने, सभी जिलों की जो भी इसमें लिस्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज आप पूरी लिस्ट यहाँ से देख सकते हैं। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की जो भी लिस्ट है, जैसे बूंदी है, चित्तौड़गढ़ है, दौसा है, धौलपुर वगैरह, सभी जिलों की यहाँ लिस्ट है। आपको जयपुर शहर या जैसलमेर है, झालावाड़, जालौर वगैरह, जिस डिस्ट्रिक्ट की आप देखना चाहें वहाँ कौन कौन से कितनी पोस्ट रिक्त है वो पूरी डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये पूरी मैं आपको लिस्ट है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। इस तरह से जैसे अलवर, झुंझुनू वगैरह जितने भी सभी जिले हैं उन जिलों में कितनी वैकेंसी पोस्ट है वो आप अपने हिसाब से देख लें और उसी के हिसाब से आप अप्लाई करें। तो ये पूरी वैकेंट पोस्ट की डिटेल्स थी। तो आशा करता हूँ ये पूरी जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी और ये पूरी PDF आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।